दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप हमारे साथ कीव से इस वक्त जुड़े हुए हैं और अमित प्रकाश भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कीव का रुख करते हैं। कुलदीप, क्या हालात हैं वहां पर? हालात देखिए, कल रात तक तो ठीक थे। हाँ। लेकिन सुमी में ज्यादा फायरिंग जो है, सुमी में ज्यादा धमाके हो रहे हैं, फायरिंग वगैरह सुमी में ज्यादा हो रही है। कीव अभी तक ठीक है, कीव अभी तक बचा हुआ है। रोज रात को जब सोते हैं तो ये सोचते हैं कि आज शायद रात खराब रात ना हो, लेकिन अभी तक भगवान की कृपा है और अभी तक सब ठीक है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि इसके साथ साथ मैं कुलदीप आपसे जानना चाह रहा हूँ, सीज फायर का ऐलान हुआ था, उसका क्या हो रहा है वहां पर एग्जैक्टली, और क्या कीव के नागरिक क्या सोच रहे हैं वहां? देखिए, सीज फायर का ऐलान होता है, लेकिन सीज फायर पे वो लोग कायम नहीं रहते। सीज फायर का ऐलान करने के बाद भी बमबारी होती रहती है। ऐसा नहीं हुआ कि बमबारी कभी रुकी हो। जो ज्यादा डिस्टर्ब हैं उन इलाकों में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बाकी एरियाज में भी बमबारी चलती रहती है। कीव के लोग यही चाहते हैं कि भाई या तो युद्ध रुके, नहीं तो फिर आप आखिरी सांस तक युद्ध लड़ेंगे और हम जीतेंगे। वो ये बोलते हैं कि हम लोग जीतेंगे। ठीक है कुलदीप, मैं आपके पास लौट रहा हूं और आपसे जानूंगा, क्योंकि आप जो हाल के बयान दिए हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने, तो क्या वो नरम पड़ने में इसका जवाब लूंगा। लेकिन अमित प्रकाश का रुख करते हैं। अमित, जहां पर आप खड़े हैं बर्फबारी वहां पर हो रही है, लोकेशन आप बताएं, कहां पर है आप? देखिए, इस वक्त मैं पश्चिमी यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर खड़ा हूं और यहां से इवैक्यूएशंस लगातार हो रही हैं। शरणार्थियों का सबसे बड़ा जो इनफ्लो है वो इस रास्ते पोलैंड में दाखिल हो रहा है। वेस्टर्न यूक्रेन का सबसे नज़दीकी शहर जो है वो एलवीव है। एलवीव के आसपास के जो लाखों की संख्या में जो शरणार्थी हैं इस वक्त दाखिल हो रहे हैं पोलैंड की सीमा में। मैं उसी पश्चिमी यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर मौजूद हूँ और सुमी के जिन छात्रों की आपने बात की, जिन छात्रों को वहाँ से अभी इवैक्यूएट किया गया है, अब से कुछ घंटों बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी रास्ते, जिस पोलैंड बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसी रास्ते वो यूक्रेन से पोलैंड की सीमा में दाखिल होंगे और फिर यहां से उनको भारत के लिए रवाना किए जाने की तैयारियां की जाएंगी। तो जो बात आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे आप कि वहां पहुंच के जो बुराइयां हो रही हैं, आप सोचिए जो एडवर्स कंडीशंस हैं यहाँ, जिन कंडीशंस में यहां से इवैक्यूएशन चल रही है, जिन कंडीशन में अथॉरिटीज, जिन कंडीशन में इंडियन एम्बेसी ये सारा कुछ कोऑर्डिनेट करके बसों के जरिए लोगों को वहां से लेके आ रही है और उसके बाद उनको यहां से इवैक्यूएट करके भारत भेजने की तैयारी हो रही है। ये एक आसान प्रोसेस नहीं है, इसको एक दिन में बनाया गया हुआ प्रोसेस नहीं है। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप एक एक लेवल, एक एक शहर जो कि यूक्रेन का शहर है, उन शहरों में जहां जहां लोग फंसे हैं, और आप जिस सुमी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तादाद भारतीयों की जो स्टूडेंट्स थे वो वहां फंसे हुए थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही और राहत की बात यह रही कि एक सेफ्टी कॉरिडोर जो बनाया गया, उस कॉरिडोर के रास्ते वो छात्र चल चुके हैं और वो इसी रास्ते पार करेंगे। पूरी रात अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो इसी तरीके से लगातार यहाँ बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी में सोचिए लाखों की तादाद में लोग अभी भी इस सीमा पर, जिस सीमा पर मैं मौजूद हूँ, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक है यूक्रेन की तरफ और उधर से आने वाले शरणार्थियों की भीड़, और वो कम से कम 14 से 15 घंटे इंतजार कर रहे हैं। जिनके पास बसेस हैं या गाड़ियां हैं वो गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं और नहीं तो पैदल लोग खड़े हैं पूरी रात। सुमी से जिन भारतीयों को निकाला गया है वो कैसे आएंगे इस बॉर्डर तक? वो कैसे पहुंच रहे हैं? क्या बस से पहुंच रहे हैं, गाड़ियों से पहुंच रहे हैं? ये व्यवस्था किसने किया? भारत सरकार ने की है व्यवस्था या यूक्रेनियन ने खुद, वहां की गवर्नमेंट ने की? किसने मदद की है? देखिए, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस बार समझाता हूं कि ये हो कैसे रहा है। सुमी में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे उन्होंने संपर्क किया और उनसे संपर्क किया गया और उसके बाद ये तय किया गया कि आखिरकार सुमी से वो कौन सा एक सुरक्षित रास्ता है जिसके रास्ते वो पश्चिमी यूक्रेन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि बमबारी और लगातार मिसाइल्स अटैक के बीच कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो सुरक्षित हो और कौन से शहर से निकाला जा सके। क्योंकि रशिया बार बार ये कहता है कि वो सीज फायर करता है, समय भी देता है, लेकिन उस सीज फायर के बीच भी बमबारी चलती रहती है, शेलिंग होती रहती है। तो उन बच्चों को संपर्क करके और उसके बाद यह तय किया गया कि सुमी से कौन सा सेफ्टी कॉरिडोर है उसको बनाया जाए और उस सेफ्टी कॉरिडोर से बसेस के रास्ते बच्चों को लाया जाए। इंडियन एम्बेसी ने कोऑर्डिनेट किया वहां यूक्रेन की सरकार के साथ और उसके बाद उस कोऑर्डिनेशन से एक रास्ता तय किया गया कि इस रास्ते से बसों से, क्योंकि ट्रेनों में अब जगह नहीं थी, तो बसों से उन बच्चों को सुमी के रास्ते पश्चिमी यूक्रेन की इस सीमा तक पहुंचाने की तैयारी है। और इन सब के बीच जो वो रास्ता ट्रेवल करेंगे उस रास्ते में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कौन से सुरक्षित वो शहर हैं जिनके रास्तों से इनको निकाल के यहां तक लाया जाए, क्योंकि बमबारी के बीच खतरा बहुत ज्यादा है। तो
ये पूरा ट्रैक है, लगातार इंडियन एम्बेसी ट्रैक कर रही है, लगातार इंडियन एम्बेसी बसों में बैठे उन छात्रों के साथ संपर्क में है, उनसे हर मिनट उनसे ये ट्रैक लिया जा रहा है, हर मिनट उनसे ये बातचीत की जा रही है कि इस वक्त वो कहाँ पहुंचे, इस वक्त वो कौन सी जगह पे हैं, कितने किलोमीटर का रास्ता है। लाइव लोकेशंस बच्चों ने शेयर की हैं अपनी, और लाइव लोकेशन से इंडियन एम्बेसी जो एलवीव में है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी भी कीव से खतरे के चलते एलवीव में शिफ्ट हो गई है, तो इस वक्त भारतीय दूतावास जो है वो यूक्रेन के एलवीव शहर से सक्रिय है, वहां से काम कर रहा है। तो एलवीव में जो भारतीय दूतावास है वहां के ऑफिशियल्स लगातार संपर्क में अमित, मैं तो आपको भी सैल्यूट करूंगा क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और उस बर्फबारी के बीच में भी आप जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया कुलदीप और अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हालात क्या है कीव में और पोलैंड बॉर्डर पर क्या स्थिति है वो आपने समझ ली, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनके रुख करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेसन साहब हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी हैं, और विदेशी मामलों के जानकार रोमिंदर सचदेव सर हमारे साथ हैं। मेसन सर, शुरुआत में आपसे करूंगा। ज़ेलेंस्की का जो लेटेस्ट बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नेटो सदस्यता नहीं चाहते, उस पर हम बहुत पहले ही शांत हो गए, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इसके कई मायने लगाए जा सकते हैं। पहली बात, वो नेटो को बार बार बोल रहे हैं कि हमें सपोर्ट करें और वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, और नेटो वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि नेटो जो भी है वो स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट दिखा रहा है, क्योंकि जैसे ही नेटो अगर इन्वॉल्व हुई तो ये वॉर फ्लेयर अप होगी, और फ्लेयर अप होने के बाद सबको पता है कि रूस और अमेरिका और तथा नेटो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में हो जाएंगे, और ये फिर ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वॉर 3 में ले जाएगा। और फिर लास्ट इसमें होगा जो सी भी साइड, खासकर रूस, क्योंकि एयर पावर में मेरे ख्याल स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ज़्यादा अमेरिका को है, तो जब ऐसे हालात हो जाएंगे तो रूस हो सकता है न्यूक्लियर मिसाइल का भी या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकता है, तो ये तो एक बहुत ही ख़राब स्थिति हो सकती है। तो मेरे ख्याल अभी जो अमेरिका कर रहा है या नाटो कर रहा है वो बेसिकली इनको मॉरल सपोर्ट दे रहा है, और साथ में देखिए इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा वो उनको हथियार और गोला बारूद तो दे रहा है अपने तरीके से वेस्टर्न बॉर्डर से। इसके ज़्यादा अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो वो ख़राब है, लेकिन ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, और मेरे ख्याल वो नेटो सही डिसीजन ले रहा है आज तक। और अगर आप कल्पना किए अभी आज नेटो डिसाइड करता है कि हम इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके बाद हम सारे एनालिस्ट यही बोलेंगे नेटो क्यों घुसा। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है नेटो के लिए और यूक्रेन के लिए। पर मेरे को कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार ये लड़ रहा है, मॉरल सपोर्ट और जो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है उससे इनके मोराल रहेगा। देखिए, ज़ेलेंस्की एक्चुअली कॉर्नर्ड तो हो गए हैं, बट अभी क्या है कि लास्ट चीज़ जो उनके लिए निर्भर करती है वो है उनकी विल, और उनकी देश की विल है, वही सब चीज़ है। अब लड़ाई है वो विल कब किसकी पहले ख़त्म होती है, रूस की या, लेकिन जो अभी ग्राउंड के ज़मीनी हालात है तो उसमें सब कुछ रशिया के फेवर में है, उसमें कोई शक नहीं है। सचदेव सर, ज़ेलेंस्की को नेटो से कोई उम्मीद नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, और अब उनके इस बयान से आप क्या निकाल पा रहे हैं? क्या वो लगता है कि जल्द ही रशिया के आगे झुकना पड़ेगा? हाँ भी नहीं भी, ये स्टेटमेंट देखिए ऐसी भी हो सकती है ना। आई मीन इट्स सिग्नलिंग टू द नेटो एंड अमेरिका, ठीक है, जैसे को आई मीन नॉट रूठ गया, मतलब मुझे मनाओ, मैं बहुत सीरियस हूँ, ओके, आप ये नहीं करोगे तो मैं इधर चले जाऊंगा, फिर मेरे तो जो पूरी डेमोक्रेसी की बात है वो खत्म हो जाएगी, राइट, हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, जिन वैल्यूज़ के लिए तुम खड़े हो यूरोप, वो वैल्यूज़ को दबा दिया जाएगा, और अभी तो ये हमें दबा देंगे और इसके बाद ये आगे भी आ रहे हैं, विच एक्चुअली इज़ ऑल्सो ट्रू। तो इस तरह की आई थिंक ये इनकी ये है, बट एट द सेम टाइम कुछ इस तरह की बातें करना कि हम क्राइमिया को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, डॉनबास को लेकर कर सकते हैं, पर इन चीज़ों का रशिया पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रशिया एक ग्राइंडर की तरह चलता जा रहा है और कीव के आके घेर लेगा। उसके अलावा रशिया जो ब्लैक सी है, ये जो सारा रीजन है, उस रीजन को एक कॉरिडोर सा बना के मे बी रशियन टेरिटरी कर लेगा, क्योंकि उसके जरिए वो यूक्रेन को परमानेंटली लैंडलॉक। ठीक है सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद मैं राजेंद्र सर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ अनूप मलिक जुड़ गए हैं जो कीव में इस वक्त हैं। अनूप, presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.